हेलो एवरीवन, मैं शशांक भारद्वाज एक बार फिर आपके साथ हूं एसएससी 2022 के जेई के क्वेश्चंस के साथ, जिसमें हमने लगभग 25 क्वेश्चंस पहले कर लिए थे और आज हम बचे हुए क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस। यहाँ क्वेश्चन नंबर 27 हमारे सामने है, जिसमें लिखा है मेन डैश रिवर फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन द टू स्टेट्स ऑफ तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। यानी कि तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच में कौन सी नदी बाउंड्री बनाती है। तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं ब्रह्मपुत्र, प्राणहिता, नर्मदा और कावेरी। तो कैसे देखेंगे हम, अगर हमने रिवर का चैप्टर पढ़ रखा है और इंडिया के मैप की हमें समझ है और इंडियन रिवर सिस्टम को हम अच्छे से समझते हैं, तो हम आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तो आपको आसाम रीजन में मिलेगी, आसाम सॉरी, तो महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच में तो कोई मतलब है नहीं, तो यानी कि ब्रह्मपुत्र हमारा आंसर नहीं होगा। अगर बात करें नर्मदा की, तो जो नर्मदा नदी है वो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला यानी कि विंध्याचल माउंटेन रेंज और सतपुड़ा माउंटेन रेंज के बीच में है। तो यहां विंध्याचल है, यहां सतपुड़ा है, इनके बीच में मैकाल पर्वत श्रृंखला से ये बहती है मध्य प्रदेश में। तो तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच में नर्मदा का तो कोई मतलब है नहीं। अब बात करें कावेरी की, तो कावेरी जो है वो साउथ इंडिया में मिलती है। ये कर्नाटक, केरला, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में फ्लो करती है, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच में जो बाउंड्री बनाएगी वो एक नदी बची ऑप्शन में दिए गए जो कि प्राणहिता है, तो वही आंसर हो जाएगा। गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। तो इस तरह से आप इलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी किसी ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस को कर सकते हैं जो शायद आपको एग्जैक्ट आंसर ना पता हो, लेकिन जो बचे हुए ऑप्शन है उन्हें इलिमिनेट करके अगर आपको नॉलेज है उस टॉपिक की तो आप आंसर पता कर सकते हैं। तो सीधा सीधा पता चल गया, ब्रह्मपुत्र आसाम में होती है, नर्मदा मध्य प्रदेश में विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है, और कावेरी कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु में होती है। तो इसलिए इन तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। तो कौन सा बचा? प्राणहिता। और प्राणहिता जो है वो गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, अधिनियम को एक्ट बोलते हैं, का प्रस्ताव रखा था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये 1878 का है, लॉर्ड लिटन के टाइम का। किसका? लॉर्ड लिटन के टाइम का। लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड की बात करें तो 1876 से लेकर के 1880 तक लॉर्ड लिटन का टाइम पीरियड था। और बात करें 1880 से 1884 तक तो ये लॉर्ड रिपन का टाइम पीरियड था। लॉर्ड रिपन जिनके टाइम पे इल्बर्ट बिल डिस्प्यूट हुआ था, फर्स्ट टाइम सिस्टमैटिक सेंसस हुई थी। और अगर बात करें 1884 से 1888 ये डफरिन का टाइम था, लॉर्ड डफरिन। तो हम अगर टाइम पीरियड इनके याद रखते हैं तो कई बार हमें अननोन क्वेश्चंस करने में हेल्प मिल जाती है। जैसे कि देखिएगा, लॉर्ड लिटन का टाइम पीरियड 76 से 80 है, 80 से 84 लॉर्ड रिपन का टाइम पीरियड है। लॉर्ड रिपन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आते रहते हैं। क्या क्या होते हैं वो इनके टाइम पे? ये एक तो बहुत इनका लिबरल रहा है रोल भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर बात करें, जब ये यहाँ पर रूल ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन रूल कर रहा था, तो उस समय ये एक लिबरल वायसराय रहे हैं भारत में। और इनके समय में सिस्टमैटिक सेंसस हुई थी 1881 में, और इनके टाइम पे ही इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था 1883 का, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। और डफरिन के टाइम पे कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जो कि 1884 से 1888 तक इनका टाइम पीरियड था। और कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी 28 दिसंबर को। क्लियर? तो जैसे डफरिन यहाँ लिखा हुआ है, ये डफरिन इन्हीं का टाइम पीरियड यहाँ लिखा हुआ है 1884 से 1888 तक। 1885 में इन्हीं के समय में कांग्रेस बनी थी। और ये देखो, हम टाइम पीरियड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डफरिन होगा नहीं, क्योंकि 84 से 88 इनका टाइम पीरियड है। कर्जन, अगर लॉर्ड कर्जन की बात करें तो 1899 से 1905 इनका टाइम पीरियड है, तो 1888 इनके टाइम में भी नहीं आता। लॉर्ड लैंसडाउन और लॉर्ड लिटन, मान लीजिए अगर यहां पे आपको टाइम पीरियड नहीं पता है
तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन हमें तो मालूम है लॉर्ड लिटन का टाइम पीरियड ये लिख रखा है, तो हम आराम से बता सकते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो लॉर्ड लिटन के टाइम का है। इन्होंने ही भारत की साम्राज्ञी घोषित किया था ब्रिटेन की महारानी को। क्लियर? तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जैसे कि इनका गवर्नर जनरल या वाइस राय का ईयर स्लैब की ड्यूरेशन की कब से कब तक रहे हैं ये, और कुछ इंपॉर्टेंट वर्क इनसे रिलेट रहे, तो आप इलिमिनेशन मेथड और ईयर की हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट। तो जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जहां से इंडिया सैटेलाइट लॉन्च करता है, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? बेंगलुरु में है इसका हेडक्वार्टर। इसका हेडक्वार्टर कहां है? बेंगलुरु में, कर्नाटक में है। क्लियर? और बात करें तो अगर यहां पे बात करें, जो इसरो का रॉकेट लॉन्चिंग पैड है वो कहां है? इसरो का रॉकेट लॉन्चिंग पैड जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर जिसके नाम से जो है वो श्रीहरिकोटा आइलैंड पर है। श्रीहरिकोटा आइलैंड जो है वो पुलिकट लेक में है। श्रीहरिकोटा से रॉकेट लॉन्च करते हैं इसरो जो है वो श्रीहरिकोटा आइलैंड से रॉकेट लॉन्च कराता है। उसी का जो हमने रॉकेट लॉन्चिंग पैड बना रखा है सतीश धवन स्पेस सेंटर, वो श्रीहरिकोटा द्वीप पर है। और ये जो द्वीप है ये एक लेक के अंदर है जिसका नाम है पुलिकट लेक। पुलिकट लेक। तो यहाँ आपको साथ में मैंने बताया इसरो का इस्टेब्लिश कब हुआ था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और इसरो को जो नए चेयरमैन है वो है कौन? वी नारायण, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। वी नारायण जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। क्लियर? तो ये करंट अफेयर में भी इनसे रिलेटेड जो जो अपडेट आती रहा करे उसके लिए भी आप अवेयर रहें। अगर बात करें मिसाइल टेस्टिंग रेंज की, इंडिया में जो मिसाइल टेस्टिंग रेंज है वो उड़ीसा के चांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में अब्दुल कलाम द्वीप है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि अब्दुल कलाम द्वीप जो है उड़ीसा में चांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहां से हम मिसाइल टेस्ट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया था? हेडक्वार्टर बेंगलुरु हो गया था इसरो का हेडक्वार्टर। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड वेब, फूड चेन एंड इकोलॉजिकल नीच इन द क्लासिक टेक्स्ट बुक एनिमल इकोलॉजी पब्लिश्ड इन 1927। तो एक थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर इस पे किसी ने स्पेशली पढ़ा होगा तभी इसको कर पाएंगे। ये पूछा है कि एनिमल इकोलॉजी 1927 में ये बुक आई थी, इसमें ये कॉन्सेप्ट दिया था फूड वेब, फूड चेन एंड इकोलॉजिकल नीच। तो ये किसकी है? तो इसके लिए प्रीवियस ईयर करने का फायदा क्या होता है? इस टाइप के क्वेश्चन ही रिपीट होते रहते हैं और हमें प्रीवियस ईयर करने से नेक्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो हमें इनका आंसर पता होता है। तो ये चार्ल्स एल्टन की बुक है एनिमल इकोलॉजी, जो कि पब्लिश हुई थी 1927 में। क्लियर? इस तरह से जैसे ऑप्शन में और नाम भी आए और बुक आए तो आप प्रीवियस ईयर से इनको कलेक्ट करते चलें, आगे आने वाले एग्जाम में वो हमारी हेल्प कर सकते हैं नए क्वेश्चंस करने में, इलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस तरह के स्टैटिक क्वेश्चन भी आपको लिख के रखने चाहिए जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम में मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग is or are formed by subduction between a plate carrying continental crust and a plate carrying oceanic crust? अच्छा, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल जो महाद्वीपीय सतह है और ये ओशियनिक क्रस्ट है, उनमें जो सबडक्शन होता है उससे क्या बनता है? ये जगह क्या बन जाएगी? ओशियनिक ट्रेंच बनती है। अगर ये ओशियनिक क्रस्ट है और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और इनके सबडक्शन से जब ये ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट नीचे जा रही होती है, सबडक्शन हो रहा होता है, इनके बीच में जो ये एरिया आएगा क्या बनेगा? ये ओशियनिक ट्रेंच बनेगा। इससे इस तरह के कुछ और ज्योग्राफिकल टर्म्स होते हैं, उन पे भी आपको काम करते हुए चलना चाहिए या हमारी क्लास को अटेंड करना जिसमें हम ये इसके बारे में सब बताते रहते हैं। जब ज्योग्राफी आपको पढ़ाई जाएगी तो उससे जब ये ओशियनिक ज्योग्राफी या हम ये वाटर से रिलेटेड बॉडीज के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो इस टाइप के टर्मिनोलॉजी को हम उस समय समझाते हैं। तो आप क्लास की वीडियो को देखिएगा या क्लास को अटेंड कीजिएगा तो आपको ये टॉपिक क्लास में क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रेस्पेक्ट टू एनर्जी, माना एनर्जी के लिए कौन सा स्टेटमेंट चार ऑप्शन से ठीक है? इट एग्जिस्ट ओनली इन मैकेनिकल फॉर्म, क्या एनर्जी केवल मैकेनिकल फॉर्म में होती है? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, काम करने के लिए इसका यूज किया जाता है, और ऐसा ऑप्शन इन्होंने डाला हुआ भी है। ऑप्शन थर्ड आप देखेंगे, इट इज द स्टोर्ड एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि एनर्जी क्या करती है? हमें कार्य करने की शक्ति देती है। तो इट इज स्टोर्ड एबिलिटी टू डू वर्क, एनर्जी में कार्य करने की शक्ति स्टोर होती है। इट कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, नहीं, अरे ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है, सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन टू अदर, अरे कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो सीधा सीधा आंसर हमें बड़े आराम से मिल गया एनर्जी के रेस्पेक्ट में कि ये इट इज द स्टोर्ड एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करके हम इसको स्टोर कर सकते हैं और फिर एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। नेक्स्ट, बाकी तीन ऑप्शन अलग से ही दिख रहे थे कि बिल्कुल इनका कोई मतलब है नहीं एनर्जी वाले फॉर्म में से, तीनों गलत थे, बचा एक, वही हमारा सही हो जाएगा, और वो हमें वैसे भी मालूम था कि ऊर्जा से हमें कार्य करने की शक्ति आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वॉन हिज 11th नेशनल बिलियर्ड टाइटल ऑन 20 दिसंबर 2021 इन भोपाल। करंट अफेयर से क्वेश्चन है, इस तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम से पहले लगभग 1-1.5 साल के जो मेन इवेंट क्रिएट हुए हैं उन पर काम करते हुए चलना चाहिए। तो करंट अफेयर मिनिमम 1 साल का तो आपको कवर करना ही होता है। अब देख लीजिए 2022 का ये प्रीवियस ईयर एसएससी जेई का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका आंसर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहां पर हम क्वेश्चन देख रहे हैं दिसंबर 2021 और एसएससी 2022 का पेपर ही है। तो इसका मतलब आपको 1 ईयर तो पूरा का पूरा साथ में लेके चलना पड़ेगा करंट अफेयर। क्लियर? तो यहां पर आंसर कौन था? पंकज अडवाणी। तो ये करंट अफेयर में आपको तैयार करते हुए चलते रहना है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखते हैं। सेल कैन नॉट बी स्फेरिकल, क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं स्फेरिकल। तो पहला स्टेटमेंट तो ऐसे गलत हो गया, स्फेरिकल होते हैं सेल। द एग ऑफ ए हैन इज ए ग्रुप ऑफ सेल, नहीं भाई, सिंगल सेल होता है। फर्टिलाइजेशन से पहले हैन का जो एग है वो एक सिंगल सेल होता है। स्यूडोपोडिया इन अमीबा हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ, नो। और WBC इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल सेल, यस। WBC व्हाइट ब्लड सेल एक सिंगल सेल का एग्जांपल है, ये सही होगा। WBC, यहां पर एक दो बात मैं बताना चाहूंगा कि आपको RBC और WBC का रेशियो मालूम होना चाहिए। बॉडी में, ह्यूमन ब्लड में कितना होता है? 600:1। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि RBC और WBC का रेशियो कितना होता है, तो आपको याद रखना होगा 600:1 होता है। WBC कहां बनती है? WBC बोन मैरो में बनती है, बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं। द अपर बेसिन ऑफ विच रिवर इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ इज इन द शेप ऑफ ए साउसर। पहले तो ये छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं और हमें एक ऐसी नदी को ढूंढना होगा जो कि छत्तीसगढ़ में मिलेगी। आप इस इंडिया के एक बार मैप को देखिएगा जो मैं बना रहा हूं। ये इंडिया का मैप हम बना रहे हैं। देखिएगा, यहां यह है मैकाल रेंज और ये छत्तीसगढ़ का सेक्शन समझ लीजिए। यहां से सोन नदी निकलती है, ये गंगा में मिल जाती है, नॉर्थवर्ड फ्लो करती है। इधर से नर्मदा निकल जाती है, यहां भरूच से गल्फ ऑफ कैम्बे में मिलती है, इधर गल्फ ऑफ खंबात की खाड़ी में, और इधर से महानदी मिल जाती है। तो मैकाल पर्वत श्रृंखला से यहां देखिएगा सोनम, 3 नदी निकलती है। सोनम के नाम से आप देख लीजिए, सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी, ये तीनों मैकाल पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं अलग अलग डायरेक्शन में। इन्हीं के पहले लेटर से मिला करके मैं सोनम बोल रहा हूं। तो सोनम कहां से निकलती है? मैकाल से। सोनम यानी कि सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी कहां से निकलती हैं? ये मैकाल पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं। और मैकाल पर्वत श्रृंखला आपका ईस्ट वार्ड एक्सपेंशन है सतपुड़ा का ही, और जो कि छत्तीसगढ़ तक जहां पहुंचता है। तो हमसे ये पूछा है अपर बेसिन ऑफ विच रिवर इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ इन द शेप ऑफ साउसर। तो कौन सी रिवर है जिसका अपर बेसिन छत्तीसगढ़ में मिल रहा है? अरे सोन नदी, ये तो उत्तर की तरफ जा रही है,
यहां से निकल के मध्य प्रदेश बिहार होते हुए पटना के समीप गंगा में मिल रही है, ये नहीं है। इंद्रावती ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, ये वहां नहीं आएगी छत्तीसगढ़ में। जोंक रिवर ट्रिब्यूटरी है। ये महानदी की ट्रिब्यूटरी है जोंक, और ये महानदी जो है मेन ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से में इसका अपर बेसिन आता है, और ये ही महानदी है जो उड़ीसा को सींचते हुए आगे बढ़ती है। क्लियर? तो आंसर हमारा हो जाएगा महानदी। महानदी तो जिसका अपर बेसिन छत्तीसगढ़ में लाई करता है, मैकाल पर्वत श्रृंखला में से निकल करके छत्तीसगढ़ से और उड़ीसा से होते हुए बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है महानदी। क्लियर? आगे देखते हैं। तो इसका भी आप ध्यान रखना। सोन नदी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, पटना के समीप मिल जाती है गंगा में। नर्मदा जो कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहती हुई है, भरूच के निकट, गुजरात में भरूच के निकट खंबात की खाड़ी में गिरती है अरब सागर में, और ये मैकाल पर्वत श्रृंखला से निकली थी। और महानदी छत्तीसगढ़ से होते हुए और आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होते बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे देखिएगा। Which country did India defeat to win its first ever cricket World Cup title? कौन सी कंट्री ने, which country did India defeat to win its first ever cricket World Cup title? मतलब इंडिया ने किसको हरा करके सबसे पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप का टाइटल जीता था? तो इसका आंसर है वेस्ट इंडीज। 1983 में इंडिया ने पहला वर्ल्ड कप जीता था। कप्तान कौन थे? कपिल देव कैप्टन थे इंडियन क्रिकेट टीम के। कौन थे कैप्टन? कपिल देव, हरियाणा हरिकेन के नाम से जिन्हें हम जानते हैं। कपिल देव टीम के कैप्टन थे, और इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हरा करके जीता था। अगर फर्स्ट वर्ल्ड कप की बात करें तो वो 1975 में हुआ था, जो कि वेस्ट इंडीज ने जीता था। पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने जीता था। वेस्ट इंडीज अगर आप देखेंगे तो आपको वर्ल्ड में कोई वेस्ट इंडीज नाम का देश नहीं मिलेगा। ये कैरेबियन देशों का एक ग्रुप है। आप अगर आपको मालूम है अटलांटिक ओशियन जो कि नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के ईस्ट में है, वहां है अटलांटिक ओशियन। तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में कैरेबियन सागर है। कैरेबियन सागर में कुछ टापू कंट्री हैं, आइलैंड कंट्री हैं। उन आइलैंड कंट्रीज के ग्रुप को ही वेस्ट इंडीज कहते हैं। क्लियर? अब अभी 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ था वो इंडिया में हुआ था। कहां हुआ था? इंडिया में। इंडिया में 2023 में वर्ल्ड कप हुआ था, और अभी नेक्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होगा वो कहां होने जा रहा है? साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। अगला क्रिकेट वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने जा रहा है। तो ये क्रिकेट वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप और हॉकी वर्ल्ड कप, ये जो श्रृंखलाएं में होते रहते हैं 4-4 साल में, फुटबॉल वर्ल्ड कप या कॉमनवेल्थ गेम, ये जो भी आपके एग्जाम से पहले जो भी हुए हों, फुटबॉल वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप अपडेट रहें, करंट अफेयर में आएंगे। क्लियर? आगे देखते हैं। Which German chemist and physicist predict that the combination of the number of electron n and the physical structure of the ring system determine whether a molecule in aromatic, anti-aromatic और non aromatic? थोड़ा सा और टिपिकल हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर पर ध्यान दिया है तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो कौन से जर्मन केमिस्ट थे जो ये प्रिडिक्ट कर रहे थे? इनका नाम हो जाता है इरिच हक्कल। तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े डीप जाके कई बार पूछते हैं, और कोई जरूरी नहीं है कि आप हर क्वेश्चंस को जो नहीं आता है अटेम्प्ट करें। नहीं भैया, गलत नहीं करना है। कई बार अगर आपको कुछ लग रहा है कि टिपिकल क्वेश्चन आ गया है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग के साथ जाने में कोई फायदा नहीं है। या फिर अगर आपको प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट कोई रिपीट क्वेश्चन मिलता है तभी आप उसको करें, वरना कोशिश ये करें कि नेगेटिव कम से कम हो और आपका पॉजिटिव मार्क्स ज्यादा बना रहे। क्लियर? तो स्टैटिक क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, नेगेटिव करके नीचे जाने का कोई मतलब है नहीं मार्क्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who is the first Indian to claim world number 1 ranking in the under-19 girls single category in the Badminton World Federation Junior Ranking? तो ये भी आपके अपडेट के लिए है, या फिर स्टैटिक क्वेश्चंस में आपको ये मिलेगा जब आप पढ़ेंगे कि कौन था फर्स्ट इंडियन कौन बना जिसने क्लेम किया है वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग अंडर 19 गर्ल सिंगल कैटेगरी में।
जब आप मैगजीन वगैरह पढ़ते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाते हैं। चेंज प्रीव्यू इमेज, एडिट इमेज, एक्सट्रैक्ट इमेज। हाँ जी, तो वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन जूनियर रैंकिंग में अंडर 19 में कौन सी, किस गर्ल को अंडर 19 में सिंगल कैटेगरी में नंबर 1 रैंकिंग मिली है? तो वो हो जाएगा आपका ये तस्नीम मीर, तस्नीम मीर। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको करंट अफेयर में मिलते रहेंगे। या फिर आप मैगजीन वगैरह पढ़ते हैं तो जहां पर कोई करंट की अपडेट आती है कि हाँ भाई ये रैंकिंग आया था, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर रैंकिंग आई थी, तो उसमें फर्स्ट पहले कौन रहा था, इस बार कौन है, इस तरह का डेटा उसमें आता रहता है, तो आप उसके साथ अपडेट रहें। आगे, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में आती है, जो लुप्त प्राय प्रजातियों के बारे में रिकॉर्ड रखते हैं, रेड डाटा बुक जो है वो यही पब्लिश करते हैं, रेड डाटा बुक IUCN ही पब्लिश करता है। ये भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक कौन पब्लिश करता है, IUCN, और इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ लिखी हुई है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये भी आपको अलग से याद करनी है। एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिस्ट, द हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल आर क्लासिफाइड इनटू विच कैटेगरी, इनको किस कैटेगरी में रखा गया है, रेयर स्पीसीज। ये जो करंट अफेयर में जो लिस्ट आती रहती है, हर बार एनिमल के लिए डेटा आता रहता है कि किस टाइप के एनिमल जो कि स्पेशल रहे हो उस बार, कि किस कैटेगरी में डाला गया है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, एंडेमिक स्पीसीज है। इस टाइप का डेटा आपके एग्जाम से पहले जो साल भर में जो लिस्ट जारी हुई है उसमें इस टाइप का डेटा आता रहता है, तो वो आपकी इस टाइप में हेल्प करेगा, है ना। और ये टाइम टू टाइम पे अपडेट होता रहता है, तो आप अपने एग्जाम से पहले इन अपडेट के साथ रहें। आगे बढ़ते हैं। Who among the following was appointed as the chairman of Indian Space Research Organization? देखिएगा, क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये अभी उस समय डॉक्टर एस सोमनाथ थे, और अभी कौन है, अभी है वी नारायण, जिनका नाम मैंने अभी लिखा था, वी नारायण है, और जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से करंट अफेयर में जब भी कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट पर कोई अपडेट होता है कि नया कोई आएगा, तब आपको ये सब पता होना चाहिए। जैसे अभी हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी 14 मई को उन्होंने शपथ ली है, जो कि कौन बने हैं, BR गवई, BR गवई बने हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं जो कि बौद्ध हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म लिया हुआ होगा। तो इनके बारे में ये अपडेट आ रही थी। ये 52वें चीफ जस्टिस बने हैं हमारे देश के, 52वें चीफ जस्टिस के रूप में BR गवई जी ने ओथ ली है, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने इनको ओथ दिलाई है 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। क्लियर? तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसका अपडेट आज का आंसर वी नारायण है, और जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब कभी आपका एग्जाम हो और उस समय जो नई पोस्ट बदली गई हो, उन पर आप ध्यान रखें। आगे देखते हैं। आर्टिकल डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन इन मैटर ऑफ रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट इन द पब्लिक सेक्टर। और हम जानते हैं ये आर्टिकल 16 की बात कर रहे हैं। मैं आपको अलग से बता दूं, ये 4-5 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल स्टेटस बिफोर लॉ, ये आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन की मनाही है, भेदभाव की मनाही है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस्ड ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 आधारों पर आर्टिकल 15 में भेदभाव करने की मनाही है। आर्टिकल 16 है इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन्स, जो कि यहां पूछा हुआ था। और आर्टिकल 17 हो जाता है प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का निषेध, अनटचेबिलिटी वाला आर्टिकल ये लिखा। आर्टिकल 17
आर्टिकल 17 क्या है? अनटचेबिलिटी के लिए है। आर्टिकल 15 क्या है? डिस्क्रिमिनेशन के लिए बोला गया है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा 5 आधारों पर, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। और 18 क्या है? एबॉलिशन ऑफ टाइटल, उपाधियों का अंत। उपाधियां अपने पास से कोई टाइटल नहीं लेना है, केवल वही उपाधियां लेनी है जो सरकार देगी या शिक्षा संस्थान आपको देंगे। तो इस तरह से 18 में क्या है? एबॉलिशन ऑफ टाइटल। 15 में क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस्ड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। और प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में है। 16 में हमें दिया ही हुआ है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन्स, ये आर्टिकल 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। With the enactment of Government of India Act 1990, the provincial budget was, क्या किया गया था इसमें? सेपरेट फ्रॉम सेंट्रल बजट, प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया गया था। इस टाइप का आप देखिएगा जब आप पढ़ेंगे, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस दौरान, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट तैयार करने होते हैं। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है, क्लियर 1813, इंडियन चार्टर चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये कुछ इंपॉर्टेंट कुछ चार्टर एक्ट हैं जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे आए थे और कुछ ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आए थे। इन सब में जो जो इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं उनके प्रोविजंस को आपको अच्छे से पढ़ना है। और ये एक हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने का ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, इसको कवर करते हुए जरूर चले। इसी से रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से हमारे यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके सामने जो है ये, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में प्रोविंशियल बजट को किससे अलग किया गया था? सेंट्रल बजट से, सेपरेटेड फ्रॉम सेंट्रल बजट। तो इस तरह से यहाँ क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं इन एक्ट से। ये सारे इंपॉर्टेंट एक्ट हैं और इन्हीं से किसी से क्वेश्चन बनता है। ये भी जो बना हुआ था ये 1919 से बना हुआ है, क्लियर? तो इनको कवर करते हुए चलें आगे। Sharon Lawrence, a famous proponent of the Odissi style of dance, belong to which country? ये ओडिसी स्टाइल ऑफ डांस से बिलोंग करने वाले कोई है? शैरॉन लॉन। और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? शैरॉन लॉन जो कि ओडिसी स्टाइल डांस करते हैं, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से बिलोंग करते हैं। जैसे कई बार कोई प्रतियोगिता हो, डांस प्रतियोगिता हो या करंट अफेयर में आया हो उससे रिलेटेड, तो इस टाइप का क्वेश्चन वहां से बनता है, थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है जिसके लिए आपको काम करना पड़ता है। लेकिन वही है कि अगर मार्क्स चाहिए तो थोड़ा सा काम कीजिए, अगर नहीं आता है तो फिर स्किप कर दीजिए, नेगेटिव में जाना नहीं है। आगे, मैथमेटिकली द डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ विच लॉ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन इक्वेशन वेयर B and T and K आर वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड कॉन्स्टेंट रेस्पेक्टिवली। यानी कि वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर का रिलेशन कांस्टेंट है। और ये किसका नियम है? ये चार्ल्स का नियम है। चार्ल्स कहता है कि निश्चित दाब पर आयतन और ताप का अनुपात नियत रहता है, क्लियर? और अगर हम बात करें यहां पे जैसे बायल के नियम की बात करें तो वहां पर प्रेशर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि PV इक्वल टू कांस्टेंट। ये बायल का नियम है। तो चार्ल्स का नियम, बायल का नियम, ग्राहम का नियम, इन पे आप काम करते हुए चलना है। केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। इफ वन वुड लाइक टू climb the Himalayan from the foothill to higher altitude in India, then which would be the correct sequence of forest that would be visible? यानी कि हमें 5 प्रकार के फॉरेस्ट और वेजिटेशन के नाम दे रखे हैं, हमें इन्हें नीचे से ऊपर के क्रम में, यानी कि मैदानी भाग से पर्वतीय क्षेत्र की तरफ लगाना है। तो मान लीजिए अगर आपको सारा डेटा नहीं आ रहा है तो टेंशन ना लीजिए, यहां पर ऑप्शन आपकी मदद करते हैं सही आंसर ढूंढने में। जैसे कि हमें मैदानी क्षेत्र से ऊंचाई वाले क्षेत्रों के वन की तरफ इन्हें ऑर्डर अरेंज करना है। तो हमें यह पता है डेसिडुअस मैदानी भाग में ये कटीले झाड़ियों वाले वन होते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट। और जो हमें यह पता है कि आपका टुंड्रा फॉरेस्ट ये होते हैं सबसे ज्यादा ऊंचाई पर। तो हमें यह पता है कि मैदान में कौन है सबसे नीचे आएगा कौन? डेसिडुअस। और सबसे ऊपर कौन आएगा?
सबसे ऊपर कौन आएगा, टुंड्रा वेजिटेशन। अब आप अपने आप अंदाजा लगा लीजिए इनको देखते हुए कि सबसे पहले फर्स्ट किस किस में दे रखा है। तो दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन में फर्स्ट है, बट सेकंड के साथ, फर्स्ट और सेकंड एक साथ आए, फर्स्ट सबसे पहले और सेकंड सबसे बाद में रखना है यहाँ आपको इस डेटा के अकॉर्डिंग। तो वो एक ही ऑप्शन में दे रखा है और वो है फर्स्ट के साथ सेकंड फोर्थ ऑप्शन। तो इस तरह से अगर आप स्पेशल इलिमिनेशन मेथड या ऑप्शन करेक्ट मेथड लगाएं तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिल सकते हैं। मान लीजिए हम बीच वाले आपको डेटा नहीं पता, लेकिन ये तो पता है कि डेसिडुअस फॉरेस्ट ये जो पतझड़ वाले वन है जो मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, भारत में भी डेसिडुअस फॉरेस्ट अच्छी मात्रा में मिलते हैं, ये मैदानों में हो जाएंगे। और ये जो टुंड्रा वेजिटेशन है ये सबसे ऊपर ऊंचाई पे मिलते हैं। तो बस हमने उसी के हिसाब से छांट लिया, तो सबसे ऊपर कौन से आएंगे और नीचे कौन से आएंगे, उसी हिसाब से हमने इसका आंसर निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the deepest man-made hole on the earth with a depth of 12.2 kilometer known as the deepest artificial point on earth? अब ये देखिएगा कि सबसे गहरा अभी तक का जो गड्ढा धरती पर किया गया है ये 12.2 किलोमीटर का, ये रशिया में किया गया है। कहाँ किया गया है, रशिया में। अभी तक मानव द्वारा खोदा गया सबसे गहरा गड्ढा है धरती पर, और इसका नाम क्या है, कोला सुपर डीप बोरहोल इसका नाम है। ये रशिया में है। रशिया की कैपिटल मॉस्को है। रशिया एक ऐसा कंट्री है जो दो कॉन्टिनेंट में लाई करता है, यूरोप में भी लाई करता है, वहां भी सबसे बड़ा देश है, और एशिया में भी लाई करता है, वहां भी सबसे बड़ा देश है ये। साथ में टर्की भी एक ऐसा कंट्री है जो दो महाद्वीपों में लाई करता है, यूरोप में भी और एशिया में भी। नेक्स्ट, चूज द ऑप्शन दैट कंटेन्स एक्टिविटी अंडर द सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर के अंदर आने वाली कौन सी चीज है, गोल्ड माइनिंग। नेचर के साथ रिलेट करके जो हम एक्टिविटी करते हैं वो प्राइमरी सेक्टर में आती है, क्लियर। और नेचर की एक्टिविटी को जो फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं वो हम सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, इंडस्ट्रीज में। तो गोल्ड माइनिंग नेचर के साथ है तो प्राइमरी एक्टिविटी में आएगा, एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी में आएगा, और सर्विस सेक्टर जो होता है वो टर्सरी एक्टिविटी में आता है। और यहाँ पर सर्विस सेक्टर बैंकिंग है, बैंकिंग। ये एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी है, शुगर केन मेकिंग ये भी शुगर मेकिंग ये इंडस्ट्री सेकेंडरी एक्टिविटी है। तो सर्विस सेक्टर जो कि टर्सरी सेक्टर में आएगा वो बैंकिंग है, क्लियर। बाकी ये प्राइमरी एक्टिविटी गोल्ड माइनिंग, एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी, शुगर मेकिंग सेकेंडरी एक्टिविटी, क्लियर। तो ये बैंकिंग हमारा सर्विस सेक्टर से बिलोंग करने लगा। नेक्स्ट, पुपेला गोपीचंद वॉन द ऑल इंग्लैंड ओपन टूर्नामेंट इन द ईयर। ये किसी के पुराना कोई स्टैटिक क्वेश्चन पूछ लिया है 2001 के लिए, तो इसके लिए आप टिक कर देंगे 2001। पुपेला गोपीचंद वॉन द ऑल इंग्लैंड ओपन टूर्नामेंट इन द ईयर 2001। तो थोड़ा सा स्टैटिक में जाके पूछा है। नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following statement is correct regarding central dogma? तो यहां पर दिया है ये mRNA synthesis is called transcription। तो इसमें से पूछा था कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग सेंट्रल डॉगमा। तो वो ये हो जाएगा आपका mRNA synthesis is called transcription, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which waves fall in the range of EM spectrum between radio and IR used in modern technology such as wireless network, spacecraft communication, medical diathermy and cancer treatment? कौन सी वेव का यूज करते हैं, माइक्रोवेव। तो इसी के साथ हम आज के क्वेश्चंस को विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक और पेपर सेट के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।